हेलो क्लास 10th नाइस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पहले तो थैंक यू सभी को कि आप लोगों के कारण हम लोगों के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, यानी कि हमारे 1000 बच्चों की जो फैमिली है वो पूरी हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि आप लोग इसे बहुत जल्दी 10,000 भी करेंगे। बट अभी क्या करना है, अभी हम लोगों ने सिर्फ फोकस करना है अपने एग्ज़ाम पर, जो कि एग्ज़ाम आपके शुरू हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं उन पर भी फोकस कर लेते हैं। ठीक है, यानी अक्टूबर या फिर अप्रैल का जो भी हो ना, अप्रैल में जो भी आपका होना है उन सब पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बच्चों की इंक्वायरी आई थी कि सर हम लोगों के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और काफ़ी वीडियो में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानने को नहीं मिल पाया। ठीक है, मगर मैंने आप लोगों को बताया कि पहले ही कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है मैंने कई सारी वीडियोज़ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता रखा है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाकर पहले वो देख लीजिएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के फ़ायदे ये होंगे आपके कि आप उसको देखो, पहली बात तो आप समझ जाएंगे कि एक एक क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर हर एक क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से आंसर देना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, फिर से कह रहा हूँ जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज फिर से देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन लेकर आए। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे पेड कोर्स लेकर बैठे हैं हमारे, या फिर पेड कोर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि देखिए, एक तो पेड कोर्सेज़ में मैं आप लोगों को कराता हूँ फाउंडेशन का पूरा, यानी कि मैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर आपके लास्ट चैप्टर तक, जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं होता तब तक सिलेबस के हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग डाउट होता है आप लोगों को तो आप लोग मुझसे पूछते हैं। ठीक है, कोई कमेंट पे पूछ रहा है, कोई मैसेज करके पूछ रहा है, कोई सामने पूछ रहा है। ठीक है, पेड कोर्सेज़ वाले भी पूछ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद भी मैं उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। इसलिए कराता हूँ ताकि हर तरह से जितने क्वेश्चन बन पाए हम वो सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करके जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एग्ज़ाम हमारी औकात से बाहर हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं वही आएगा। और सुनने में आया कि ऑन डिमांड वाले भी कह रहे हैं कि सर आपने जो भी पढ़ाया था ना उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस उतर रहे हैं। ठीक है, बाकी कमेंट में लिख दीजिएगा जो भी बच्चे ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देकर आए हैं और उनको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने प्रथम विश्व युद्ध से, कि प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण क्या थे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मेन रीजंस क्या थे, व्हाट वर द रीजंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, रीज़न क्या थे। तो पहला तो है साम्राज्यवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब कि हम लोग जानते हैं कि उस समय में हर देश को अपना खुद का क्या चाहिए था, अपना खुद का एक ऐसा देश चाहिए था जिस पे वो औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी तरीके से उस पर शासन कर सकें और उनके रिसोर्सेज को ढंग से यूज कर सकें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसी चीज़ में हमारे सबसे आगे जो निकलते हैं वो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, तो ये कंट्रीज निकलती थी और जर्मनी को भी अब उपनिवेश चाहिए था अपना, यानी अपनी कॉलोनी चाहिए थी, और इसी कॉलोनी के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू किया। ठीक है, दूसरा आता है शस्त्रों की होड़। शस्त्रों की होड़ मतलब कि हथियार वगैरह बनने शुरू हो गए थे, और देशों के बीच में जब हथियार बनेंगे तो उनकी टेस्टिंग तो करनी है ना, तो टेस्टिंग के लिए क्या करते थे, वो अलग अलग कंट्री पर हमला कर दिया करते थे। फॉर एग्जांपल अमेरिका ने बनाया परमाणु हथियार, अब टेस्टिंग कहाँ करे तो भाई साहब ने कहाँ कर दिया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, जिसमें ना जाने कितने मासूमों को मारा गया। ठीक, चलिए उसके बाद हम राष्ट्रवाद की बात करते थे कि सबसे बड़ी बात है नेशनलिज्म की भावना आना, यानी कि द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। जब नेशनलिज्म की स्पिरिट आती है तो ऑब्वियस सी बात है प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के सैनिकों से कम नहीं होता और देश के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगला आता है सैन्य गठबंधन, यानी कि ये दो देश थे, ये आपस में दोस्ती यारी इतनी बना के बैठे हुए थे कि इनको तो डर ही नहीं था, कि इनको पता था कि भाई एक मारेगा हम दूसरा दोस्त तो है ना हमारा, हम उसको बता देंगे, वो इनके साथ लड़ाई करेगा। ठीक है, अगला आता है बाल्कन युद्ध। बाल्कन युद्ध के बारे में मैं इतना बताऊंगा कि बाल्कन क्षेत्र जो है ना वो अलग अलग कंट्री में बटा हुआ था। ठीक है, अब तो कंट्री नहीं मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, और इसने युद्ध को तनाव इसलिए दिया क्योंकि एक तरह से मान लो ये भंडारा बटा हुआ है और लूटने वालों की बस होड़ मची है। ठीक है, उसमें जर्मनी ने भी बाल्कन के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, ब्रिटेन ने मतलब कब्जा किया, फ्रांस ने किया। ठीक है, और ये भी बाल्कन क्षेत्र भी एक प्रमुख कारण बन गया प्रथम विश्व युद्ध के। ठीक है, अगला आता है संचार माध्यमों का प्रभाव, यानी कि समाचार पत्रों
और पत्रिकाओं ने युद्ध की भावना को बढ़ा दिया। ठीक है, संचार माध्यमों का जब प्रभाव की बात करता हूँ, द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, तो इसके अंदर क्या था कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में युद्ध की भावना को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है वो बोलेंगे यार हमारे देश के बारे में इतना उल्टा सीधा लिखा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग क्या करेंगे, वो युद्ध करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट आता है राजनीतिक नेताओं की गलतियाँ। ठीक है, कई सारे राजनीतिक नेता ऐसे थे जिन्होंने गलतियाँ कर दी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मनी के हिटलर ने जो अलग अलग देशों पे हमला किया गया ज़बरदस्ती। ठीक है, पहले एक देश से लड़ा नहीं जा रहा, दूसरे देश पे पहले ही हमला कर दिया। ठीक है, तो ये लड़ाई भी कहीं ना कहीं क्या कर रही थी कि इन देशों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए खड़े हो गए थे। ठीक है, एंड द लास्ट इज़ आर्थिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि हर देश को क्या चाहिए था, बस इकोनॉमिकली डेवलपमेंट चाहिए थी। ठीक है, और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटर होना पड़ेगा, यानी सामने वाले के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। और यही कंपटीशन के कारण क्या हुआ कि देश के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने इन तनाव को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इतने सारे पॉइंट्स लेकर आता हूँ ना, इतने पॉइंट्स तुम्हारी किताब में नहीं होंगे जितने पॉइंट्स मैं यहाँ पे PDF में उठा के ले आता हूँ। ठीक है, यानी आप खुद देखो इसमें 8 पॉइंट है। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में बस ऐसे लिख के आ जाओ प्रथम विश्व युद्ध के कारण, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 1 मार्क्स नहीं काटेगा, वो सारे मार्क्स आपको देगा, जो नहीं भी होगा ना वो भी दे देगा। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्साई की संधि क्या है, या इंग्लिश में बोलूँ तो द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, यानी वर्साई की संधि क्या थी उसके ऊपर बात करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और अन्य हारने वाले देशों को शांति समझौता कराया गया। यानी कि हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे जर्मनी हारा और उसके साथ के जो लोग थे वो भी हार गए, जो देश थे। अब इन देशों को ना कैसे भी झुकाना तो था अमेरिका और उनके द्वारा, उनके दोस्तों द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने वर्साई की संधि थोप दी और जर्मनी पे थोपी और उनके दोस्तों पे थोपी। ठीक है, दोस्तों पे तो इम्पैक्ट कम पड़ा मगर जर्मनी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और जर्मनी पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में हम आगे देखते हैं। पहले तो जर्मनी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। ठीक है, यानी कि जर्मनी को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ा। ये मान लीजिए कि एक समय जर्मनी की पावर और पैसा इतना बर्बाद हो गया था कि एक समय में कहते हैं कि जर्मनी की जो करेंसी थी, है ना, मार्क कहते थे उस समय में उसकी करेंसी को, जर्मनी की करेंसी जो थी ना मार्क थी। आप क्लास 9th का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो एक समय में 1,43,00,000 मार्क जो था ना वो $1 के बराबर हो गया था। मतलब कि $1 की कीमत जो है ना वो वहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए की थी। 1.5 करोड़ मतलब ये मान लो इंडिया के 1.5 करोड़ रुपए $1 के बराबर हो जाए तो सोचो कितना कर्जा है ना। अब इतना कर्जा तो ये दे नहीं पा रहे थे, 2 अरब समथिंग का कर्जा हो चुका था इन पे, जर्मनी पे। तो जर्मनी पे भारी भरकम जुर्माना लगाया गया क्योंकि तुमने युद्ध किया है, तुम ही दोगे। और जर्मनी के क्षेत्रफल में कमी आई क्योंकि मैंने आपको बताया राइनलैंड का जो था, राइनलैंड हो गया, अपना ऑलसेस हो गया, लॉरेन हो गया, ये सब फ्रांस को उठा के दे दिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल में खुद ब खुद कमी आ गई। ठीक है, जर्मनी के क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। जर्मनी टूटने पे आ गया था और इसके बाद जर्मनी की सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख से ज़्यादा सैनिक आप रख ही नहीं सकते। मगर फिर भी हिटलर आया, हिटलर ने 8 लाख सैनिक रखे जर्मनी के जो वर्साई की संधि थी उसके खिलाफ लड़ाई करके। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्र संघ का गठन। फिर इन्होंने वर्साई की संधि के बाद ही राष्ट्र संघ का गठन किया, यानी लीग ऑफ नेशंस। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था कि लीग ऑफ नेशंस क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो लीग ऑफ नेशंस के बारे में वहाँ पे पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, लास्ट लेक्चर देख लेना, मैं ऊपर पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया, वो भी अमेरिकी शक्तियों द्वारा, अमेरिका और उनके दोस्तों द्वारा। फिर आता जर्मनी में असंतोष बढ़ा। अब जाहिर सी बात है वर्साई की संधि ने असंतोष पैदा किया। असंतोष जर्मनी में ऐसा पैदा हुआ कि मतलब वहाँ के लोगों को लग रहा था कि हम तो बस गुलाम हैं यूरोपियन कंट्री के, अमेरिका के, रसिया के। ठीक है, एंड द लास्ट इज द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण ये वर्साई की संधि बनती है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट है ये भी, और ये 8 पॉइंट याद कर लीजिएगा, रट लेना, सारा का सारा पेपर में आता है और पेपर में आएगा तो यही लिख लेना। ठीक है, चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे सामने। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे, यानी कि व्हाट वर द रीज़न ऑफ रशियन रेवोल्यूशन के कारण बताने आप लोगों को। ठीक है,
तो रशियन रेवोल्यूशन को हम दोबारा लेकर आए, इससे पहले भी हमने रूस की क्रांति के कारण करे थे, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई रिपीट करने का मतलब होता है कि आपको वो चीज़ें दोबारा याद हो जाती है, ठीक है। तो रूसी क्रांति जो है उसके कारण क्या थे, तो पहला वही हमने बात की थी, जनता पे जो अत्याचार हो रहा था सम्राट द्वारा, जारवाद, ठीक है, क्योंकि रूस का जो राजा है उसको जार कहा जाता था, ठीक है। आप मुझे पूरा नाम बताइए कि क्या नाम था रूस के जो राजा है, उनका नाम पूरा क्या था। तो जारवाद की अत्याचार को ख़त्म करना था, तो ये पहला कारण था, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी। दूसरा, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा था, यानी कि इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे, और देश की अर्थव्यवस्था ख़राब थी और महंगाई बढ़ रही थी, ठीक है। और थर्ड है कि सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, यानी समाज के अंदर दो तरह के वर्ग देखने को मिलते हैं, एक वर्ग तो ऊंचा और दूसरा नीचे है, यानी कि आज के डेट में भी जो अमीर गरीब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर गरीब देखने को मिलता है। एक फैक्ट्री मालिक थे और दूसरा आम मजदूर वगैरह, ठीक है। चलो अगला बुद्धिजीवियों का प्रभाव, यानी कि स्कॉलर्स का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था। जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर रूसो थे, ठीक है, जॉन लॉक थे, ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा था कि इसके अंदर एक वो लेनिन भी थे, कार्ल मार्क्स भी थे, ठीक है। तो ये बुद्धिजीवी जो थे ना, इन्होंने समाज के अंदर परिवर्तन ला के दे दिया, ठीक है। इसके बाद था कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और मैंने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इससे ज़्यादा क्या ही पड़ सकता है, क्योंकि देखो इनके पास एक तो खाने को खाना नहीं था, पैसे नहीं था, ऊपर से इन्होंने आर्मी को भेज दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। अब उनके पास ना कपड़े हैं ना खाना है, वो बेचारे कैसे लड़ेंगे। तो इसमें काफ़ी इनकी आर्मी मारी जाती है, जिसके कारण आम जनता जो थे, जिनके घर वाले मारे गए थे, या भाई, बड़ा भाई, पापा, कोई भी, तो वो लोग सड़कों पे आ गए थे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे, ठीक है। और इसी बीच में क्या किया कि लेनिन जो थे, व्लादिमीर लेनिन, जो अगले बोल्शेविक पार्टी के हेड बनते हैं और वही अगला पूरी तरह से रूस को अपने अंडर में चलाते हैं, वो लेनिन लाल सेना का गठन करते हैं। और ये वही लाल सेना है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को हराया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हराया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इन्होंने वापस अपने कदम ले लिए थे, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को हराने का क्रेडिट इस रेड आर्मी के पास जाता है, लाल सेना के पास जाता है। बहुत खतरनाक थी, बहुत ही डेंजरस थी, ठीक है। तो ये रूसी क्रांति थी। और मैंने कहा था कि रूसी क्रांति की बात जब मैं करता हूँ यहाँ पे इसकी जगह पे जब मैंने ये काटा था और यहाँ पे लिखा था फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, तो दोनों के पॉइंट सेम है। फ्रांसीसी क्रांति में वही है कि क्रूरता, पहले में लिख देना क्रूरता, आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता, बुद्धिजीवियों का प्रभाव और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, ठीक है। ये सब उसमें फ्रांसीसी क्रांति में आता है। सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति के समय में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, तो ये वाला पॉइंट काट देना, ठीक है। चलो, तो अगला आता है फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने कि बोल्शेविक क्रांति का महत्व क्या था, यानी बोल्शेविक पार्टी जो बनी थी और फिर बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर के अंदर हम देखते हैं रसिया के अंदर, तो इसका महत्व क्या था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो हमें पता है कि रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है, यानी कि जो रूस है वहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऐसा समाज बनता है जो समाज कल्याण की बातें करता है, देश को एक साथ रखने की बात करता है, गरीबों और मज़दूरों की बात करता है, किसानों की बात करता है। तो ऐसे शासन की स्थापना यहाँ पे होती है। अगला देखते हैं हम लोग कि राजशाही का अंत यही है कि मैंने कहा था कि जार निकोलस को उनकी गद्दी से हटा दिया गया, अभी ऊपर हमने बात की थी। उसके बाद हम देखते हैं पूंजीवादी का विरोध, यानी कि कैपिटलिज्म जो लोग थे, यानी कि जो फैक्ट्री मालिक हो गए, अमीर लोग हो गए, ठीक है, जो मज़दूरों पे अत्याचार कर रहे हैं, किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों पे क्या किया गया, उन लोगों को उन लोगों का विरोध किया गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि समाजवाद की स्थापना का प्रयास, यानी कि समाजवाद, यानी वो मैं कह रहा हूँ, फिर समाज कल्याण की जब बात होती है तो वहाँ समाजवाद की भावना आती है, ठीक है। तो समाजवाद की क्या होती है, स्थापना की जाती है। अगला आता है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को प्रोत्साहित किया, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, मैंने कहा था कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के अंदर थी, ब्रिटेन के अंदर थी, फ्रांस के अंदर थी, ठीक है, जो सिर्फ पैसों को देखा जाता है, वहाँ पे समाज को नहीं देखा जाता इतना, ठीक है। तो उसको ज़्यादा प्रोत्साहित देखने को मिलता है हमें, ठीक है, इसका प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सॉरी, ये कम्युनिस्ट है, वो कैपिटलिस्ट थी, सॉरी, वो कैपिटलिस्ट अलग थी और कम्युनिस्ट अलग है। कम्युनिस्ट का मतलब ये साम्यवादी हो गई, ठीक है। ये
ये साम्यवादी शासन, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसको कम्युनिस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब ये पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट। वैसे समाजवाद जो है ना वो क्या है कि वो आपका सोशलिस्ट है, ठीक है। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट की विचारधारा एक ही होती है, बट कैपिटलिस्ट की अलग होती है, ये दोनों के खिलाफ होता है, ठीक है। चलो वो वाला कट कर देना जो भी मैंने आपको लाइक बताया था ना, वो अमेरिका और फ्रांस वाला, ठीक है। अगला आता है विश्व राजनीति में बदलाव आया, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे हम देखते हैं कि विश्व के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे क्या हुआ कि पॉलिटिकल बिल्कुल चेंज हो गया। यानी कि पॉलिटिक्स ऐसे चेंज हो गए कि पहले अमेरिका का दबदबा था तो अब रसिया का भी दबदबा हो गया, ठीक है। पहले जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस सबका दबदबा था, मगर आगे आते हुए हम देखते हैं बोल्शेविक क्रांति के बाद कि अमेरिका और सोवियत संघ, यही दो बड़े गणराज्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 5वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति ने 20वीं शताब्दी को कैसे बदल दिया, या कैसे उनका आकार बदल दिया। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने किस तरीके से 20वीं सेंचुरी के अंदर एक नई व्यवस्था शुरू कर दी। तो पहला ही पॉइंट यही है कि नई व्यवस्था शुरू कर दी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि जो रूस पहले हमेशा पीछे कटा हुआ रहता था समाज से, मगर आज वो समाज की एक इम्पोर्टेंट पावर यानी एक महत्वपूर्ण शक्ति बन के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। यानी कि नेशनलिज्म का उदय देखने को मिलता है। नेशनलिज्म की का मतलब राष्ट्रवाद समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रवाद की भावना इस तरीके से बढ़ती है, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, कि इसमें हर व्यक्ति अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार था, उतावला था, ठीक है। इसके बाद आता है साम्राज्यवाद का पतन, ठीक है, यानी इम्पेरियलिज्म, ठीक है। इम्पेरियलिज्म का ख़त्म ये होता है कि इम्पेरियलिज्म मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इम्पेरियलिज्म मतलब क्या होता है कि मतलब ब्रिटेन को अपनी देश बढ़ाने था। अभी हमने ऊपर इसके बारे में बात की थी, साम्राज्यवाद का पतन, ठीक है। तो साम्राज्यवाद का पतन क्या था कि साम्राज्यवाद में हर देश चाहता था कि उसके अंडर में कुछ देश ऐसे हो जिनका शोषण वो करते रहे, ठीक है। तो ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि इन्हें ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया, ठीक। चलिए अगला आता है सांस्कृतिक विनिमय। सांस्कृतिक विनिमय की जब मैं बात करता हूँ तो अब हर कंट्री का कल्चर जो था ना वो एक दूसरे के साथ क्या हो गया? इन्वॉल्व होने लगा। क्या होने लगा? इन्वॉल्व होने लगा। एंड द लास्ट इज युद्ध और संघर्ष, ठीक है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हम देखते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ युद्ध और संघर्ष ही देखने को मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंदर ही कई सारी कंट्रीज़ को लाइक आज़ादी मिली। सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20वीं शताब्दी में, सेकंड वर्ल्ड वॉर 20वीं शताब्दी में, अमेरिका ने आज़ाद किया कई सारी कंट्री को 20वीं शताब्दी में, और फिर श्रीलंका 1949 में 20वीं शताब्दी, और हमारा जो भारत आज़ाद हुआ 20वीं शताब्दी, चाइना आज़ाद हुआ 20वीं शताब्दी। यानी कि एशिया पूरा का पूरा आज़ाद हुआ है, वो पूरा का पूरा कहाँ आता है? 20वीं शताब्दी में आता है। तो ऑब्वियस बात है युद्ध और संघर्ष तो हम लोग अपने देश में नेशनल मूवमेंट में पढ़ चुके हैं, और वर्ल्ड लेवल पे भी संघर्ष चल ही रहा था। वर्ल्ड लेवल पे भी 20वीं शताब्दी में कई सारे युद्ध हो रहे थे, ठीक है। तो आज के टॉप 5 क्वेश्चन यहीं तक थे। आज के क्वेश्चन बस यहीं तक थे। अब मिलेंगे हम किसी और वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप लोग पेड कोर्सेज़ को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप पेड कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अक्टूबर वालों के लिए ऑल द बेस्ट, और ऑन डिमांड वालों के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।